Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. On 11th January 2025, पुलिस को बलूचिस्तान के हब एरिया में एक बुरी तरह से जली हुई कार मिली। ये कार दरअसल कराची में ही रहने वाले मुस्तफ़ा आमिर की थी, जो कि 6 जनवरी से मिसिंग बताया जा रहा था। लेकिन कार की इतनी बुरी हालत देखकर पुलिस वर श्योर कि मुस्तफ़ा इसके बाद बिल्कुल भी सेफ नहीं हो सकता था। लेकिन उन्हें जल्द ही एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि जब उन्होंने उस कार का ट्रंक खोला तो उनके होश उड़ गए थे। उस ट्रंक के अंदर उन्हें एक सीवियरली बर्न्ड और एक अनरिकग्नाइजेबल बॉडी मिली थी, और बॉडी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी दैट देयर वर नो साइंस ये पता लगा पाने के कि यह आदमी आखिर था कौन। बट बाद में जब पुलिस ने डीएनए टेस्ट के थ्रू कंफर्म करा कि ये मुस्तफ़ा की ही है, तब ये केस एक नेशनल सेंसेशन बन चुका था। पर आखिरकार मुस्तफ़ा के साथ ये सब कुछ ऐसा क्यों हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसने उसे इतनी बुरी तरह मारा था। सो लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड मुस्तफ़ा आमिर। बट गाइज बिफोर दैट थिंग, नया गाना पॉप सॉन्ग आज रिलीज हो गया है अभी। इस गाने का नाम है स्टॉप द नाइट एंड इट्स जस्ट मजेदार पॉप सॉन्ग रात में गाड़ी चलाते हुए सुनने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर यू विल लाइक इट। ऑल ऑफ माई सॉन्ग्स आर अमेजिंग, यू गाइज नो द ड्रिल। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे पिन कमेंट में इसका लिंक होगा एंड दिस इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग। अगेन गाइज, ये गाना भी सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड इफ यू गाइज आर वाचिंग दिस फ्रॉम पाकिस्तान तो ये टिकटॉक पे अवेलेबल भी होगा। सो गो लिसन टू दिस सॉन्ग आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर दैट। मुस्तफ़ा आमिर कराची का रहने वाला एक 23 साल का बीबीए स्टूडेंट था। मुस्तफ़ा के फादर एक कस्टम ऑफिसर थे और मुस्तफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ कराची के काफ़ी पॉश डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एरिया में रहा करता था। नाउ बीइंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टेड एंड अ वेल्दी फैमिली, मुस्तफ़ा और उसके भाई को बचपन से ही उसके पेरेंट्स से काफी ज्यादा लाड प्यार करके बड़ा करा था एंड उसके पेरेंट्स ने उसके हर एक शौक को पूरा करने की कोशिश भी करी थी। इसीलिए इट गोज विदाउट सेइंग कि मुस्तफ़ा और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में काफी ज्यादा लाड प्यार था एंड दे वर अ वेरी हैप्पी एंड लविंग फैमिली। एंड मुस्तफ़ा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी। उसकी मॉम, डैड और भाई के अलावा उसकी फैमिली के साथ कोई भी नहीं रहता था एंड उसके मॉम और डैड के लिए मुस्तफ़ा और उसका भाई ही उनकी पूरी की पूरी जिंदगी थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा से अपने बच्चों के इंटरेस्ट में, अपने बच्चों के पैशन में बहुत ही ज्यादा पैशन दिखाया था या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया था उन्हें। सो बीइंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड फैमिली, मुस्तफ़ा के पास भी अपने मन में जो भी इंटरेस्ट है या फिर अपने मन में जो भी उसकी चीजें आती थी उसे फॉलो करने की हमेशा से फ्रीडम थी, विच आई एम प्रीटी श्योर सम ऑफ यू माइट नॉट हैव, क्योंकि हर एक हाउस होल्ड ऐसा नहीं होता है जहां पे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। लकीली ऐसी चीज मेरे साथ नहीं है, क्योंकि माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव। दे जस्ट लेट मी डू व्हाटएवर दे वांट, व्हाटएवर आई वांट। बट या मुस्तफ़ा के साथ भी सेम मेरी जैसी कंडीशन थी। ही वाज अलाउड टू डू एनीथिंग दैट ही वांटेड। मुस्तफ़ा जैसे अपनी लाइफ जीना चाहता था, मुस्तफ़ा जो अपने पैशंस फॉलो करना चाहता था, उसे पूरी की पूरी फ्रीडम थी ये चीज करने के लिए। और उसका एक बहुत ही ज्यादा यूनिक इंटरेस्ट था कार्स में। मुस्तफ़ा एक बहुत ही बड़ा कार इंथुजियास्ट था और उसका एक अलग ही लेवल का पैशन था कार्स को लेकर। उसके पास एक टोयोटा मार्क एक्स थी जिसे वो मेनली ड्राइव करा करता था। बट इसके अलावा भी उसके घर पर मल्टीपल गाड़ियां थी। अपने कार्स को ड्राइव के लिए ट्रैक पर ले जाना और उन्हें मॉडिफाई एंड कस्टमाइज करना वाज वन ऑफ हिज फेवरेट थिंग्स टू डू। इसीलिए मॉड शॉप्स और मैकेनिक के पास उसका आना जाना हमेशा बना रहता था। देयर वाज नो सच थिंग, देयर वाज नो सच माइन्यूट डिटेल जो मुस्तफ़ा को कार के बारे में ना पता हो। इसलिए जब भी उसके फ्रेंड्स को या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स को कभी भी कार से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी तो वो हमेशा मुस्तफ़ा के पास ही जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप इंडिया में कभी कोई जोक मार दो तो सबसे पहले आप एक कॉमेडियन के पास नहीं जाएंगे, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाएंगे। मुस्तफ़ा के पेरेंट भी उसके इस पैशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे एंड इवन दो मुस्तफ़ा बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, हिज पेरेंट्स दे ऑलवेज एक्सपेक्टेड और दे ऑलवेज विश्ड
दैट ही वुड डू समथिंग इन ऑटोमोबाइल या फिर कार से रिलेटेड किसी चीज में। नाउ दिस इज वेरी कॉमन इन एवरीबडीज लाइफ कि अगर तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, लेट्स से कि तुम्हें गेम्स खेलने में इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें पूल खेलने में इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें रनिंग में इंटरेस्ट है, देन यू आर बाउंड टू हैव फ्रेंड्स जिनके सेम इंटरेस्ट होंगे। दिस बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम लोग लाइक माइंडेड पीपल अपने आसपास ढूंढते हैं। एंड मुस्तफ़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब आज से 2 साल पहले उसकी मुलाकात अरमगान कुरैशी से हुई। दरअसल अरमगान और मुस्तफ़ा एक दिन एक ही ट्रैक पे अपनी कार्स ड्राइव कर रहे थे एंड वहीं उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अरमगान एक 29 साल का आदमी था, which meant that he was almost 6 to 7 years older than Mustafa. And while it is not typical for people with an age gap this huge to be friends, but still, मुस्तफ़ा और अरमगान अपने कार्स के शेयर इंटरेस्ट के कारण दोस्त बन चुके थे। कोइंसिडेंटली अरमगान भी कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एरिया में ही रहा करता था एंड ही ऑल्सो केम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। बट अरमगान और मुस्तफ़ा के बीच की सिमिलैरिटीज यहीं पे खत्म हो जाती हैं। अरमगान कुरैशी DHA के फेज 5 में एक काफी अच्छे खासे बंगलों में रहता था, which was undoubtedly very rich unlike मुस्तफ़ा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये थी कि मुस्तफ़ा की वेल्थ के बारे में सब लोगों को पता था, उसके डैड क्या करते हैं, वो क्या करता है, राइट, एवरीबॉडी न्यू दिस थिंग। लेकिन अरमगान की वेल्थ के पीछे का राज किसी को भी नहीं पता था। और ये चीज सोचने वाली भी थी उस टाइम पे, क्योंकि इतना सारा पैसा कोई भी ऑनेस्ट वर्क करके तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकता था। इसीलिए आस पड़ोस के लोगों का और बाकी लोगों का भी ये मानना था कि अरमगान कुछ शेडी बिजनेस या फिर कुछ इलीगल काम करके ये सारी की सारी धनराशि इकट्ठा कर रहा है, और इसी वजह से यही इलीगल काम करके उसके पास इतना सारा पैसा था that he could just spend it whenever and whatever on he wanted. Now अरमगान के ऊपर लोगों का शक तो था ही, लेकिन उसके फैमिली में स्पेशली उसके डैड भी आस पड़ोस में काफी ज्यादा बदनाम थे एंड पीपल वर यूजुअली जस्ट क्रीप्ड आउट बाय हिज डैड, क्योंकि उनकी आदतें और उनकी बातें बहुत ही ज्यादा वियर्ड और इनअप्रोप्रिएट हुआ करती थी। बेसिकली अरमगान और उसकी फैमिली पूरे के पूरे DHA एरिया में बहुत ही ज्यादा बदनाम थे एंड लोग उनकी प्रेजेंस से तंग आ चुके थे। अरमगान के घर पर पूरे दिन कई गाड़ियां आया जाया करती थी एंड देयर वर ऑलवेज पीपल कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ हिज हाउस। लेट नाइट्स पर उसके घर से लाउड म्यूजिक एंड इवन की आवाजें भी आया करती थी, जिसके कारण आसपास रहने वाले सारे लोग काफी ज्यादा परेशान और डरे हुए रहा करते थे। वो अपने घर पर 3 लायन कव्स भी रखा करता था which could have put anyone's life at risk। लेकिन जब आपके पास अरमगान जितना पैसा और पावर हो, तब आपके शौक के सामने दूसरे लोग की जिंदगी काफी ज्यादा छोटी दिखती है। बट असाइड फ्रॉम दिस, अरमगान के घर पर जो सबसे ज्यादा शेडी चीज थी वो थे वहां पर मौजूद 100 से भी ज्यादा प्राइवेट गार्ड्स, जो कि एलिजिडली आसपास के लोगों को हरेस भी किया करते थे। नॉट ओनली दिस, बट अरमगान एलिजिडली अपने घर के हाउस हेल्प और अननोन वुमेन जो उसके घर पे आया करती थी उन्हें हरेस भी किया करता था। सो अरमगान की फैमिली सिर्फ एक न्यूसेंस ही नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस फैमिली भी थी। नाउ इनके खिलाफ कई सारे नेबर्स एंड कई सारे लोगों ने कंप्लेंट भी करी थी, शिकायत भी करी थी, लेकिन उस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस रियल एस्टेट एजेंट ने अरमगान की फैमिली को उनका वो घर दिलाया था, वो ये सारी कंप्लेंट सुनने के बाद बस ये बोल के टाल देता था उन बातों को कि अरमगान के फादर तो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल एंड रिलीजियस मैन है, वो ऐसे काम कभी भी नहीं कर सकते हैं, यू गाइज आर ओवर रिएक्टिंग टू दिस थिंग। बट टेल मी दिस थिंग, कौन सा ऐसा रिलीजियस आदमी होगा जो इतना डरा हुआ रहता होगा कि उसके घर में 100 से भी ज्यादा गार्ड्स हमेशा तैनात रहते थे? या फिर कौन से रिस्पेक्टेबल फैमिली के घर से गन की आवाज आती है रात को? एंड द बिग एलिफेंट और द बिग क्वेश्चन हियर वाज कि आखिर अरमगान और उसकी फैमिली ऐसा क्या काम करते थे कि उन्हें इतने सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ती थी? एंड ऑल्सो दिस कि हाउ वर दे एबल टू अफोर्ड 100 security guard at all the time? How were they able to have these lavish parties? How were they able to have this house? How did they have money? So ये सारी बातें उन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बनाती थी, काफी ज्यादा माफिया टाइप की फैमिली बनाती थी। एंड क्योंकि मुस्तफा अरमगान का दोस्त था, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी इस डेंजरस और वो भी इस सर्कल का पार्ट बनने वाला था। जाने अनजाने में मुस्तफा भी अरमगान के शेडी बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका था। अरमगान के क्लोज आने के कुछ समय बाद ही मुस्तफा को उसके वेल्थ और पावर का सोर्स पता चल गया था, एंड इट वाज ड्रग्स। अरमगान एक ड्रग डीलर था एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ड्रग ट्रेड, जिसमें करोड़ों के ड्रग्स खरीदे और बेचे जाते थे।
अरमदान ये ड्रग्स पाकिस्तान की हाई एंड सोसाइटीज में बेचा करता था एंड ही वाज आल्सो अ ड्रग यूजर हिमसेल्फ। अरमदान की पार्टीज एंड मीटअप्स को अब मुस्तफा भी अटेंड किया करता था, बट दिस वाज अ मिस्टेक जो आगे जाकर मुस्तफा के लिए बहुत गलत साबित होने वाली थी। अरमदान के साथ इन्वॉल्वमेंट के कारण लेट 2004 में मुस्तफा एक ड्रग केस में भी इन्वॉल्व हो चुका था, जिसके कारण उसके ऊपर एक कोर्ट ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। सो यू कैन क्लियरली से दिस थिंग कि अरमदान के साथ या फिर अरमगान के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने के बाद मुस्तफा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लविंग और एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली से आता था, वो भी अब कहीं ना कहीं इसी रास्ते पे चलने लगा था। मुस्तफा जैसा इनोसेंट और बहुत ज्यादा पैशनेट लड़का जो कार्स के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट था, वो अब अपने पैशन और अपने लव की वजह से ही पहले तो अरमगान की दोस्ती में आ गया था और अब वो इस सर्कल का एक पार्ट बन चुका था। बेसिकली ही वाज एसोसिएटिंग विद दिस डेंजरस कंपनी और विद दिस डेंजरस वर्क व्हिच हिज फ्रेंड यूज्ड टू डू। जिस आदमी ने अपने कार के पैशन या फिर अपने इंटरेस्ट के कारण एक आदमी से दोस्ती करी थी, अब उसी पैशन के कारण वो एक डेंजरस ड्रग डीलिंग माफिया और एक इलीगल चीजों के कारोबार के चक्कर में फंस चुका था। लेकिन नोबडी, नॉट इवन मुस्तफा, हैड दिस आइडिया कि उसका अरमगान के साथ दोस्ती करने का, इस सर्कल में रहने का कितना बड़ा नुकसान या फिर कितना बड़ा घाटा होने वाला था, क्योंकि बहुत ही जल्द मुस्तफा को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी इस दोस्ती की। ऑन 6 जनवरी 2025 शाम के अराउंड 6:30 बजे मुस्तफा अपने घर से अपनी कार लेकर निकला था। सिंस मुस्तफा बिना ज्यादा तैयार हुए अपने हुडी में बाहर निकल रहा था, तो उसकी मॉम ने अज्यूम करा कि वो कुछ देर में ही घर वापस आ जाएगा। नाउ फॉर एनी मदर, उनके बच्चे उनके नंबर 1 प्रायोरिटी होते हैं एंड अगर वो उनकी नजर से 1 घंटे के लिए भी गायब हो जाए तो एक मदर का बेचैन होना एक काफी नॉर्मल बात होती है। द सेम वाज द केस विद मुस्तफा's मॉम टू, क्योंकि जब 1 घंटे बीतने के बाद भी मुस्तफा घर नहीं लौटा और ना ही उसकी कोई कॉल या मैसेज आया उनकी मॉम को, तब उसकी मॉम ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन मुस्तफा का फोन अनरीचेबल आ रहा था। ऐसा होने के बाद मुस्तफा की मॉम ने उसके हर एक पॉसिबल फ्रेंड को कॉल करा टू आस्क इफ मुस्तफा उनके साथ या फिर उनके आसपास कहीं गया है, लेकिन हर जगह से उन्हें बस नेगेटिव आंसर ही मिल रहे थे। जब मुस्तफा की मॉम ने अरमगान को कॉल करके पूछा कि उसे मुस्तफा के बारे में कुछ पता है या नहीं, तो अरमगान ने काफी कैजुअली उन्हें बताया कि उसे मुस्तफा के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर रात के 9:30 बजे तक जब वो घर वापस नहीं आया था, तो मुस्तफा की मॉम और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स भी इस बात से श्योर हो गए थे कि मुस्तफा के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं करा था। सो अब मुस्तफा की मॉम, उसका भाई, उसके फादर अपने घर से निकलकर आसपास की लोकेलिटी में मुस्तफा के बारे में पूछने लगे थे, बट नोबडी सॉ हिम एंड नोबडी न्यू वेयर ही वाज और वेयर ही वाज लास्ट सीन। उन्होंने रात भर मुस्तफा को ढूंढा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसलिए सुबह के 3 बजे मुस्तफा की मॉम ने पास के पुलिस स्टेशन में एक वर्बल मिसिंग कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मुस्तफा के खिलाफ ऑलरेडी ड्रग रिलेटेड केस चल रहे थे एंड दे जस्ट अज्यूम्ड कि मुस्तफा वाज ईदर हाइडिंग और अरेस्टेड, क्योंकि उस पर ऑलरेडी ड्रग केस चल रहा था। दे ऑल्सो ट्राई टू कन्विंस हिज मॉम कि शायद से वो कहीं ऐसे बस फंसा होगा, तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो, लेकिन दिस वाज श्योर, क्योंकि उसने पहले अगेन कभी भी ऐसा पहले नहीं करा था कि वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए ऐसे कहीं बाहर चले जाए। तो हिज मॉम वाज 100% श्योर कि मेरा बेटा किसी ना किसी मुसीबत में है। नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन जनवरी 7, मुस्तफा की मॉम ने पूरे 2 घंटे पुलिस वालों के साथ आर्ग्यूमेंट करने के बाद फाइनली एक FIR लॉन्च करवाई एंड पुलिस अब फाइनली मुस्तफा को ढूंढने के काम पर लग चुके थे। पर उसके ऊपर हुए पहले के केसेस के कारण पुलिस अभी भी मुस्तफा की सिचुएशन को पूरी सीरियसली नहीं ले रही थी एंड दे वर आल्सो नॉट कन्विंस्ड। इसीलिए मल्टीपल डेज इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद भी मुस्तफा के केस में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आया था। So like I said कि मुस्तफा के क्राइम रिकॉर्ड्स को लेकर पुलिस इस केस पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। They were not responsive enough। इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता था कि इस केस में जल्दी ब्रेक थ्रू नहीं आया, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा ढीली थी। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं थी इसमें ढीली, यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि कराची पुलिस ने इस केस को कितनी ज्यादा लापरवाही से हैंडल करा था। जितना भी आउटरेज इस केस के बारे में आया है, जितना भी आउटरेज पाकिस्तान से भी जिन लोगों ने मुझे बताया था इस केस के बारे में, उन सबका मेन कंसर्न यही था कि पुलिस कितनी ज्यादा लापरवाह थी इस केस को लेकर। दरअसल 12 जनवरी को कराची के नियर बाय टाउन बलूचिस्तान में वहां एक लोकल पुलिस को हब चेक पोस्ट एरिया के पास एक बुरी तरह जली हुई टोयोटा मार्क X मिली थी। वही कार जो मुस्तफा ड्राइव करा करता था। जब पुलिस उस कार के पास गई और उसका ट्रंक खोला उन्होंने,
तब उन्हें उसमें एक बेहद जली हुई और अनरिकग्नाइजेबल थी। इट वॉज क्लियरली मुस्तफाज बॉडी, लेकिन पुलिस को ये बात उस समय समझ नहीं आई थी। और मुस्तफा की कार भी खुद अनरजिस्टर्ड थी, जिसके कारण उसे ट्रेस कर पाना वॉज ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। सो इस बॉडी के बारे में बलूचिस्तान पुलिस ने कराची पुलिस को रेडियो भी करा था, लेकिन कराची पुलिस की लापरवाही के कारण देयर वॉज नो फॉलो अप टू दिस थिंग एंड उस अननोन बॉडी को लावारिस समझ के एडी फाउंडेशन को भेजा गया था, जिन्होंने उस बॉडी को दफना दिया था। दिस मेंट कि मुस्तफा की लोकेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं था एंड मुस्तफा के पेरेंट्स को ये तक नहीं पता था कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी थी और उसकी बॉडी को लावारिस समझकर दफना दिया गया था उस पॉइंट पर। नाउ बहुत दिन बीत चुके थे इस केस में, सो इट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग लाइक ऑलमोस्ट बिकमिंग अ कोल्ड केस और ये बस फाइलों में ही रह जाता। लेकिन मुस्तफा की फैमिली तब भी उस समय पर भी होपफुल थी कि उनका बेटा उनके पास वापस आ जाएगा, पुलिस वाले उनकी मदद करेंगे एंड अपनी तरफ से अपने लेवल पे वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। लेकिन ये आसान नहीं था। इट वॉज अ वेरी मुश्किल और बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। फिर फाइनली पुलिस वालों ने और मुस्तफा के पेरेंट्स ने भी मल्टीपल बार मुस्तफा के क्लोज फ्रेंड से पूछताछ करी और तब जाके उन्हें एक क्लू मिला और वो क्लू ये था कि लास्ट टाइम उन्हें मुस्तफा आर्मगन के साथ ही दिखा था। दरअसल उन्हें मुस्तफा के किसी दोस्त के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली थी जो कि मुस्तफा ने अपने दोस्त को भेजा था। उस रिकॉर्डिंग में मुस्तफा ने अपने दोस्त को इन्फॉर्म करा था कि वो आर्मगन के घर जा रहा था एंड इसे सुनने के बाद मुस्तफा की मदर ने आर्मगन को कई बार कॉल करके मुस्तफा के बारे में क्वेश्चन करा, लेकिन आर्मगन हर बार उन्हें यही कह रहा था कि मुस्तफा के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। राफी भाई, मैं थोड़ी देर अरमुगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूँगा, अब देखो ऐसा है ना तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूँगा इसके साथ। लेकिन हर जगह से ना सुनने के बाद, हर लोगों से ये ना जानने के बाद कि मुस्तफा उन्होंने देखा भी था या नहीं, और आर्मगन से भी बार बार ना सुनने के बाद मुस्तफा की फैमिली ने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन तब मुस्तफा के किडनैपर ने एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से ये केस वापस हाईलाइट में आ गया था। मुस्तफा के गायब होने के 3 हफ्ते बाद मुस्तफा की मॉम को एक इंटरनेशनल कॉल आई थी, जिस कॉल में उस आदमी ने मुस्तफा की मॉम को ये बोला कि अगर तुम्हें अपना बेटा वापस देखना है तो तुम हमें 2 करोड़ रुपए दो। नाउ इवन दो मुस्तफा की फैमिली बहुत ज्यादा रिच थे, लेकिन उनके लिए भी इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए कंफर्मेशन के लिए जब उसकी मॉम ने, जब उसके पेरेंट्स ने ये चीज पूछी थी कि तुम हमें मुस्तफा के जिंदा होने का प्रूफ दो, तो तब ये जो कॉल वाला आदमी था वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था और वो बार बार मुस्तफा की फैमिली को प्रेशराइज कर रहा था कि नहीं, तुम पहले हमें पैसे दो और तब हम तुम्हें मुस्तफा दे देंगे। नाउ ये चीज सुनने के बाद थैंकफुली मुस्तफा की फैमिली बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गई थी इस कॉलर को लेकर, क्योंकि जब से मुस्तफा की मॉम ने आर्मगन से बातचीत करी थी, उससे क्वेश्चनिंग करी थी, तब से ही ये कॉल्स और ये रैंसम की कॉल्स आना शुरू हुए थे। एंड सिंस आर्मगन ही वही आखिरी पर्सन था जिसके पास मुस्तफा गया था, तो उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो गया था। लेकिन उनका शक यकीन में तब बदला जब पाकिस्तान के AVCC और CPLC जैसे ग्रुप्स ने मुस्तफा के फोन को ट्रेस करा और उन्हें उसका लास्ट ऑनलाइन लोकेशन आर्मगन के घर पर ही मिला था। इतना एविडेंस इनफ था पुलिस के लिए कि वो आर्मगन के घर पर रेड मार पाए। एंड ऑन 8 फरवरी 2025 उन्होंने ऐसा ही करा। AVCC की पुलिस फोर्स ने आर्मगन के घर को चारों तरफ से घेर लिया था एंड उसे पीसफुली सरेंडर करने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन आर्मगन ने खुद को अपने घर के अंदर लॉक कर दिया था और वो पुलिस के किसी भी कमांड का जवाब नहीं दे रहा था। आर्मगन के घर पर 40 से भी ज्यादा CCTV कैमरास लगे हुए थे एंड वो कॉन्स्टेंटली अंदर बैठे पुलिस के हर एक्शन को मॉनिटर कर रहा था। जब तक पुलिस उसके घर के बाहर थी वो कॉन्स्टेंटली अपने कंप्यूटर्स को चेक कर रहा था एंड इट लुक लाइक कि वो उसमें से कुछ डाटा डिलीट या मूव कर रहा था। लेकिन जब पुलिस फाइनली उसके घर से निकलने के लिए उसके मेन डोर तक पहुंची, तब आर्मगन ने एक पुलिस कांस्टेबल और एक DSP के ऊपर फायर ओपन कर दी थी एंड उन्हें बुरी तरह से इंजर कर दिया था। फायर हुआ
नाउ इवन इफ तुम लोग एक मुजरिम हो, यू कैन नॉट बी स्टूपिड इनफ कि तुम लोग एक पुलिस वाले के ऊपर फायर कर दो। सो नाउ कैन यू इमेजिन कि आर्मगन के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा होगा कि उसने ऐसा करा। और उसके इस एक्शन से ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि आर्मगन अपने आप में इतना ज्यादा धुत था कि उसे लॉ और ऑर्डर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। आर्मगन के करते ही सारे पुलिस ऑफिसर्स ने कवर लिया और आर्मगन और पुलिस के बीच ये शूट आउट पूरे 4 घंटे तक चला। बट इवेंचुअली पुलिस ने आर्मगन को ओवर पावर कर दिया था एंड दे फाइनली अरेस्टेड दिस गाय। बट जो असली एविडेंस था वो आर्मगन के घर के अंदर से मिलने वाला था, क्योंकि जब पुलिस ने आर्मगन के घर की तलाशी ली तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लाइक आई सेड कि आर्मगन बहुत ही ज्यादा अमीर था एंड किसी को भी ये चीज पता नहीं थी कि उसके पास ये सारा का सारा पैसा आ कहां से रहा था। लेकिन पुलिस के रेड मारने के बाद उसके अमीर होने का सच सबके सामने आ चुका था। जब पुलिस ने आर्मगन के घर से अच्छे से तलाशी करी तब उन्हें वहां पर ढेर सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले थे। ये वही लैपटॉप थे जिसमें से आर्मगन रेड के वक्त डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि आर्मगन के अपने घर पर ही एक कॉल सेंटर चल रहा था जिसमें अराउंड 30 से 40 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। ये कॉल सेंटर दरअसल एक स्कैम कॉल सेंटर था जो यूएस बेस्ड लोगों को स्कैम करके उनके पैसे चुराया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्मगन के पास 2 काफी हाई एंड कंप्यूटर्स भी थे जिसका इस्तेमाल करके वो क्रिप्टो माइनिंग करा करता था। एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, ही वॉज ऑल्सो अ ड्रग डीलर। सो उसके घर पर लाखों के ड्रग्स भी मिले थे। सो दिस वॉज हिज सोर्स ऑफ इनकम, जिसके कारण वो इतना अमीर बन पाया था। एंड नन ऑफ देम वर लेजिट। इसके अलावा पुलिस को उसके घर पर मल्टीपल अनलाइसेंस कार्स और वेपन्स भी मिले थे। दरअसल आर्मगन का ये पहला ऑफेंस नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ पास में भी कई बार केसेस हो चुके थे, लेकिन अपने पैसे और पावर के दम पर वो हमेशा बच जाया करता था। सो नाउ आर्मगन के अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों के सामने एक और नाम फॉरवर्ड आया था जिसने अलेजेडली मुस्तफा को गायब करने में आर्मगन की मदद करी थी। एंड ही वाज आल्सो द सोल आई विटनेस ऑफ दिस केस। सो इवन दो आर्मगन से सवाल जवाब करने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ ज्यादा खास आंसर्स नहीं मिले थे। दे न्यू दिस थिंग कि अगर हम इस आदमी को पकड़ लेते हैं तो ये केस पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो ये आदमी और कोई नहीं बल्कि आर्मगन का बचपन का दोस्त सिराज बुखारी था, जो कि 6 जनवरी के रात को आर्मगन के साथ मौजूद था। सिराज भी आर्मगन के इलीगल बिजनेस में उसकी मदद करा करता था और उसके साथ काम करा करता था। एंड इवन दो आर्मगन और सिराज बचपन से दोस्त थे, लेकिन उनके बीच कुछ टाइम पहले बातें होना बंद हो गया था। एंड इट वाज़न्ट अंटिल रिसेंटली जब सिराज और आर्मगन दोबारा दोस्त बने थे। लकीली आर्मगन के अरेस्ट होने के 1 हफ्ते बाद सिराज भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। एंड जब 15 फरवरी को पुलिस ने उसे इंटरोगेट करा तब सिराज ने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया था। उसने पुलिस को बताया कि आर्मगन के घर पर होस्ट हुई न्यू ईयर पार्टी से पहले एक लड़की आर्मगन के घर आई थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस लड़की का नाम जुमा बताया जा रहा था। इट इज अनक्लियर कि वो आर्मगन की एग्जैक्टली क्या लगती थी, बट फॉर सम रीजन आर्मगन और उस लड़की के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जुमा वहां से चली गई थी। इस इंसिडेंट के बाद अलेजिडली मुस्तफा और आर्मगन के बीच में भी नेक्स्ट डे लड़ाई हुई थी। एंड मुस्तफा ने आर्मगन की न्यू ईयर पार्टी भी अटेंड नहीं करी थी। अकॉर्डिंग टू सिराज इन सब बातों ने आर्मगन को काफी ज्यादा गुस्सा कर दिया था, जिसके कारण ऑन 5 जनवरी आर्मगन ने सिराज और जुमा को अपने घर पर इनवाइट करा था। आर्मगन अभी भी जुमा के साथ हुए आर्ग्यूमेंट को लेकर काफी ज्यादा भड़का हुआ था एंड ही बिलीव कि जुमा ने उसके कॉल सेंटर की डिटेल्स बाहर लीक कर दी हैं, इसलिए उसने उस लड़की को मिलने के बहाने अपने घर पर बुलाया था। बट व्हाट दिस गर्ल डिड नॉट नो वाज कि आर्मगन ने उसे सिर्फ मिलने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि ही हैड समथिंग इविल कुकिंग इन हिज माइंड। इसीलिए उस लड़की ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि उसके साथ वहां क्या होने वाला है। जब वो लड़की वहां पहुंची तो सिराज ऑलरेडी आर्मगन के साथ था एंड इससे पहले कि वो कुछ करती आर्मगन ने उसे एक आयरन रॉड का इस्तेमाल करके शुरू कर दिया था। लेकिन सिराज ने किसी तरह से आर्मगन को रोका और जुमा को एक कैब में बैठाया एंड ही टोल्ड हर टू टेंड टू हर वुंड्स। साथ ही साथ आर्मगन ने उसे थ्रेटन भी किया कि अगर वो किसी को भी आर्मगन के अगेंस्ट कुछ भी कहेगी तो वो उसकी ले लेगा।
बट आर्मगन सिर्फ यहाँ नहीं रुका। सो ऑन नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन 6 जनवरी, उसने मुस्तफ़ा को अपने घर सेम जुमा की तरह बुलाया था। और जब मुस्तफ़ा वहां पहुंचा, आर्मगन के घर पहुंचा, तो वो आर्मगन और शिराज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर मुस्तफ़ा को ये चीज नहीं पता थी कि आर्मगन को उसके लेकर क्या इरादा है, राइट? दैट इज व्हाई हिज गार्ड वाज कंप्लीटली डाउन एट दैट टाइम। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आर्मगन ने मुस्तफ़ा को भी आयरन रॉड से जानवरों की तरह मारा, जिसके कारण उसके नीज से खून बहना शुरू हो गया था। इसके बाद सिराज ने मुस्तफ़ा के कपड़े उतारे और उसके हाथ पैर थे। मुस्तफ़ा इतनी बार खाने के बाद बेहोश हो चुका था, इसलिए सिराज और आर्मगन ने उसे उसकी ही टोयोटा मार्क एक्स कार की ट्रंक में डाल दिया था और उसे ड्राइव करके बलूचिस्तान के हब चेक एरिया पोस्ट में लेकर आ गए थे वो दोनों। आफ्टर मेकिंग श्योर कि मुस्तफ़ा को बचाने वाला कोई भी ना हो वहां, उन्होंने मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगा दी थी। while मुस्तफ़ा was still in that car trunk, I can't even imagine कि मुस्तफ़ा अपने फाइनल मोमेंट्स में कितना फ्राइटेंड और हेल्पलेस फील कर रहा होगा। और हाँ, मुस्तफ़ा की जान इस कार में जलकर ही हो गई थी। ये पढ़ने के बाद आई स्टार्टेड टू वंडर कि आखिर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतनी बुरी चीज कैसे कर सकता है। इवन दो बाद में चीज पता चली थी कि आर्मगन और शिराज उस समय दोनों ने शराब पी थी। दे वर बोथ अंडर द इन्फ्लुएंस, दैट एक्सप्लेन्ड देयर नेचर ऑफ वायलेंस और देयर लाइक वायलेंट क्राइम, जितनी इंटेंसिटी से उन्होंने करा था। बट दिस स्टिल डज नॉट जस्टिफाई इट। बट कैरिंग ऑन विद दिस केस, मुस्तफ़ा को जिंदा जला देने के बाद शिराज और आर्मगन दोनों अपने घर वापस पैदल पैदल निकल गए थे और वो लोग रास्ते में गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहे थे DHA वापस जाने के लिए। और इतना बड़ा कांड करने के बाद वो दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे एंड दे एक्टेड लाइक नथिंग एवर हैपेंड। और इसी के बाद जब मुस्तफ़ा की मॉम ने आर्मगन को बार बार कॉल करके उससे पूछताछ करी थी वो, तब उसने ही एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल लगाया था मुस्तफ़ा की मदर को, ताकि उनका ध्यान मुस्तफ़ा से हटकर, उसकी कार से हटकर, पुलिस वालों से हटकर इस इंटरनेशनल आदमी पे, इस रैंसम वाले आदमी पे लग जाए और ये केस थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। और ये रैंसम मांगने के बाद मुस्तफ़ा और शिराज दोनों ही कराची से बाहर दूसरे शहरों में जाकर अंडरग्राउंड भी हुए थे। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये सब कुछ करने की सलाह आर्मगन और शिराज को आर्मगन के फादर ने दी थी। दरअसल आर्मगन ने मुस्तफ़ा को मारने के बाद अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आर्मगन और शिराज को अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कहा। एंड ही इवन टोल्ड देम कि बाद में वो लोग अपने स्कैम कॉल सेंटर को कहीं और शिफ्ट कर दें। ऑल ऑफ दिस मीन्स कि आर्मगन अपने क्राइम्स में अकेला नहीं था, बल्कि उसके फादर भी इन क्राइम्स का हिस्सा थे। जब से आर्मगन अरेस्ट हुआ था, उसके फादर कंटिन्यूअसली अपने बेटे को डिफेंड कर रहे थे और मीडिया के सामने काफी कंट्रोवर्शियल और आउटरेजियस स्टेटमेंट भी दे रहे थे। जो फायरिंग की गई जब ये पुलिस पहुंचती है मुकाबला, वो अपने घर को डिफेंड कर रहा था, अपने सॉफ्टवेयर हाउस को डिफेंड कर रहा था। समझ गए आप? जी, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि डिफेंस में उसने फायरिंग की, मतलब कोई चोर डकैत तो नहीं था ना वहाँ पर, कोई कूदा नहीं था। मिसाल है वर्दी में कोई बंदा आता है तो अंदर से क्या फायरिंग करना बनती थी? मेरे घर में कोई पुलिस की वर्दी पहन के भी तो डाकू आ सकता है। अच्छा, तो आपको ये लगा डाकू है? मैं तो था तो आपके बेटे को लगा डाकू है? बेटा तो घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता था किसी को भी भाई। अच्छा, मतलब माशाल्लाह इतनी सिक्योरिटी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जीनियस बच्चा है। अच्छा जी हाँ, उसे डैन बनाया हुआ था। आपने बनाया था? मैंने बनाया था। अगर आपके बेटे के ऊपर जुर्म लग जाता है और वो क्लियर हो जाता है कि उसने नहीं कुछ किया है, साथ देंगे? ऑफ कोर्स। अपने बेटे का फिर भी साथ देंगे? जी, बचाएंगे? बचाऊंगा, पक्का बचाऊंगा। और दिस टाइम आई विल स्टैंड माय ग्राउंड। लेकिन अगर ये बात सच थी कि उन्होंने आर्मगन और शिराज को अंडरग्राउंड होने की एडवाइस दी थी, तब देयर इज नो डाउट कि आर्मगन के फादर भी इस पूरे इलीगल ऑपरेशन का हिस्सा थे एंड ही इज ऑल्सो अ क्रिमिनल जस्ट लाइक हिज सन। नाउ व्हाइल ये सब कुछ हो रहा था, मुस्तफ़ा की फैमिली बिल्कुल अनजान थी इन सारी चीज़ों से एंड वो लोग अभी भी इस होप में बैठे हुए थे कि पुलिस वाले उनके बेटे को ढूंढ के वापस उनके पास ले आएंगे। बट आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू दिस थिंग कि जब उन्हें पता लगा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है तो उनके साथ या फिर उनकी क्या हालत रही होगी। मुस्तफ़ा की डेथ के बारे में पता लगने के बाद पूरे 2 दिन तक उनकी पूरी फैमिली बस अपने घर के अंदर बंद रहे एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। लेकिन मुस्तफ़ा की डेथ को एक्सेप्ट करने के बाद उसकी फैमिली, स्पेशली उसकी मॉम, अपने बेटे को जस्टिस दिलाने के लिए, इंसाफ लगाने के लिए बिल्कुल जी जान से जुट गई थी। शिराज का कन्फेशन सुनने के बाद उन्होंने तुरंत एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से मुस्तफ़ा की डेड बॉडी, जिसे लावारिस समझकर एडी फाउंडेशन ने दफना दिया था, उसको कब्र से निकलवाने का ऑर्डर भेजा एंड उस
बॉडी का डीएनए मैच करने के बाद पता चला कि ये मुस्तफ़ा की ही डेड बॉडी है। मुस्तफ़ा का प्रॉपर तरीके से देहांत करने के बाद शायद मुस्तफ़ा की फैमिली को कम से कम एक सॉर्ट ऑफ क्लोजर तो मिल पाया होगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रुकने वाले थे। मुस्तफ़ा की मॉम ने सोशल मीडिया पर #Justice for मुस्तफ़ा ट्रेंड कराना शुरू करा और ये केस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था एंड अब ये नेशनल इशू बन चुका था, जिसके कारण कोर्ट और पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर आया था। मुस्तफ़ा की मॉम ने अपनी वीडियो स्टेटमेंट में कराची पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को केस को मिसहैंडल करने के लिए कॉल आउट करा था। SSP Ali Hassan should be suspended immediately, terminated, whatever. He should be not in the police anymore. इनको हटा दो प्लीज, ऐसे अफसरों को हटा दो जो आम पब्लिक की बात नहीं सुनता है। जिसके बाद पुलिस के DIG ने खुद 3 पुलिस ऑफिसर्स को डिमोट और सस्पेंड कर दिया था। मुस्तफ़ा के साथ जो हुआ था उसके बारे में सुनकर अब पब्लिक के लिए भी इस केस का एक इमोशनल डायमेंशन सामने आ चुका था, जिसके कारण सारे लोग मुस्तफ़ा के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलते हुए देखना चाहते थे। एंड दिस वाज वेरी क्रूशियल फॉर दिस केस, क्योंकि मुस्तफ़ा पहले भी काफी सारे लॉयर्स को थ्रेटन करके और अपने पैसे के बल पर छूट चुका था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जब एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक जज ने पुलिस के काफी रिक्वेस्ट के बाद भी आर्मगन को पुलिस कस्टडी में देने की जगह जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, तब सोशल मीडिया आउटरीच के कारण ही कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स करा एंड आर्मगन को फर्दर इंटरोगेट के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। साथ ही साथ इस केस को ATC 1 से अब ATC 2 पर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके कारण इस केस की हियरिंग एक नए जज के सामने हो रही थी और पुलिस कस्टडी में जाने के कारण ही हमें आर्मगन का फाइनल कन्फेशन मिल पाया था, जिसमें उसने खुद मुस्तफ़ा के साथ उसने जो कुछ भी करा था, जो भी क्राइम्स करे थे, वो सब कुछ एडमिट करे थे। लेकिन आर्मगन के कन्फेशन के बाद ये केस सिर्फ अब मुस्तफ़ा के ब्रूटल मर्डर का केस नहीं था, क्योंकि इस केस के चलते हुए पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़े चल रहे ड्रग रैकेट के लोग सामने आने वाले थे, जिसके कारण इस केस से जुड़े हुए लोग धीरे धीरे अब एक्सपोज हो रहे थे। पाकिस्तान के जाने माने एक्टर साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का भी नाम इस केस में आया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस उन्होंने एलिजिडली आर्मगन के घर से साहिर को अरेस्ट करा था, लेकिन साहिर हसन ने कोर्ट में अपना इस केस में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होने से मना कर दिया है। And I have nothing to do with that other criminal Armagan case. I have nothing to do with that. अच्छा, मुस्तफा से या कभी आपकी उनकी मुलाकात हुई है अरमगान से? I knew them as acquaintances. They weren't my friends. तो ये जो इल्जाम लग रहा है कि आपने उनको मंशियात जो है फरोख्त की है या आप उनसे मंशियात लेते रहे, इस हवाले से क्या कहेंगे? I would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. दिस केस वॉज वेरी हाइप्ड ऑन सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, जिसके कारण इस केस में काफी पॉजिटिव चीजें हुई थी, बट साथ ही में उसका बुरा असर भी पड़ा है इस केस में, क्योंकि इंटरनेट पर इसे लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है एंड लोग इस केस को कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इस केस में अभी तक ये है कि आर्मगन और मुस्तफ़ा के साथ जो कि इतने अच्छे दोस्त थे, राइट, ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद हिम, तो उन दोनों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आर्मगन ने मुस्तफ़ा की जान लेने की, इतने ब्रूटल वे में जान लेने की सोची थी। एंड वाइल शिराज के कन्फेशन के अकॉर्डिंग इट वॉज ड्यू टू दैट गर्ल जुमा, बट स्टिल देयर आर अदर थ्योरीज टू दिस केस। पीपल ऑल्सो स्पेकुलेट दिस थिंग कि आर्मगन और मुस्तफ़ा के बीच में ड्रग रिलेटेड मैटर्स को लेकर कुछ अनबन थी, जिसके कारण आर्मगन ने मुस्तफ़ा की जान ले ली थी बिकॉज ही वांटेड टू बी द सोल एंटिटी जो उसका पूरा का पूरा पैसा उठाता था। बट इस चीज का कॉन्क्रीट आंसर सिर्फ आर्मगन ही दे सकता है। इफ यू आस्क मी कि व्हाई दिस थिंग एक्चुअली हैपेंड विद मुस्तफ़ा, तो आई वुड से कि इट विल बी बोथ, थोड़ा थोड़ा बोथ, एक लड़की की वजह से भी हो सकता है और एक ड्रग रिलेटेड मैटर्स की वजह से भी हो सकता है ये। एंड ये सिर्फ उस लड़की की बात नहीं है, जुमा की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मुस्तफ़ा's मॉम, मुस्तफ़ा के एक मारशा नाम की लड़की से 4 साल का रिलेशनशिप था, जो कि शायद से आर्मगन का उसकी जिंदगी में आने के बाद से काफी ज्यादा टर्मोइल और प्रॉब्लम से गुजर रहा था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मुस्तफ़ा की मौत के बाद से ही मारशा US चली गई थी, विच इज अगेन वेरी सस्पिशियस, बट वी कैन नॉट कंफर्म दिस थिंग, सो इस बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। ऑन द अदर हैंड वी नो दिस थिंग कि मुस्तफ़ा आर्मगन के ड्रग रिलेटेड ट्रेड में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। सो मनी रीजन भी हो सकता है और ओनरशिप रीजन की वजह से भी देयर माइट हैव बीन सम feud between both of them. लेकिन again these are just speculations by me and इस चीज का डायरेक्ट जवाब सिर्फ आर्मगन ही दे सकता है, who is not interested in giving this answer, and we
कैन ओनली जस्ट स्पेकुलेट अबाउट दिस थिंग। एज ऑफ नाउ ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इस केस से रिलेटेड जितने भी नाम सामने आए हैं और जितने भी बाकी के केस खुले हैं उन पर भी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट वन थिंग हियर इज कि शिराज ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करने से मना कर दिया है, जिसके कारण इस केस के कोर्ट ट्रायल पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। बट आई होप कि सच कोर्ट के सामने आ पाए एंड मुस्तफा के कातिलों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिले। नाउ ऑन सोशल मीडिया ओनली एंड बाकी जगह पर भी मैंने बहुत बार देख लिया है कि पीपल आर सेइंग कि मुस्तफा खुद एक मुजरिम था, राइट, वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो उसे कोई भी जस्टिस या फिर सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए। एंड जनरली मेरे राइटर और मेरे दोनों के ओपिनियन में ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्रिमिनल और नॉट, एट द एंड ऑफ द डे मुस्तफा किसी का भाई था, किसी का बेटा था, यू नो, हिज मॉम was reliant on him. So this justice is not only for him, जो कि क्रिमिनल हो सकता था, मुस्तफा जो कि क्रिमिनल हो सकता था, this justice is also for their family. क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाता है कि किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से कोई भी केस नहीं चलता लोगों पे या फिर कोई भी जस्टिस नहीं मिलती, तो इंडिया में तो 90% या 80% केसेस होते ही नहीं, क्योंकि हर आदमी का कुछ ना कुछ काम बुरा होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि वो आदमी बुरा हो। बट विद दैट अभी के लिए ये केस यहीं पे समाप्त होता है। एंड अगर कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में आती है तो हमेशा की तरह मैं पिन्ड कमेंट में आप लोग को इसकी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। बट बिफोर यू गो गाइस, अगर तुम लोग को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है एंड अगर तुम लोग पाकिस्तान से हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि आई एम एमिंग फॉर 2 मिलियन, जो कि आई थिंक सो होने ही वाले हैं। एंड या आई डू मेक वीडियोज लेट थोड़ा सा, but all of them are very informative and we work very hard on them. So yeah, please wait for my videos. But with that, I hope that you guys are happy and healthy. Please keep your loved ones very close to you guys and I will see you very soon. Bye bye.